स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रही है, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन क्लियर दोनों। ठीक है, शुरुआत करें फिर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है वो हमने शुरू की थी, और इसकी फर्स्ट क्लास जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल की लास्ट फेज है, पहला पॉइंट। और देन उसके बाद हमने बात करी थी इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट था 1947 का, उसके बारे में, इसके फीचर्स को डिस्कस किया था, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करी थी, प्लस लीगेसी डिस्कस करी थी कि ब्रिटिशर्स भारत में क्या छोड़कर गए, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद फिर जब ब्रिटिश भारत में छोड़कर गए उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि क्या वो अच्छा छोड़कर गए, क्या वो बुरा, ये हमने डिस्कस किया। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करें तो वो एक अच्छा जो है वो पॉइंट है। नेगेटिव अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे भारत को छोड़कर गए जिसमें रेवेन्यू रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस है, या फिर अगर हम बात करें कि इकॉनमी, तो एक तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी को छोड़कर गए। मतलब उन्होंने इंडिया को एज एन रॉ मटेरियल जो है वो मतलब मैक्सिमम कोशिश करी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो रॉ मटेरियल निकाला जाए, और बाद में फिनिश्ड गुड्स की मार्केट भी बनाया। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको पूरा प्रॉपर उन्होंने रुइन किया, ड्रेन मतलब एक तरह से डिग्रेड कर दिया था। तो ये सभी वो छोड़कर गए थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में। देन उसके बाद हमने बात करी थी कि नेशनलिज्म का क्या जो है वो रोल रहता है। नेशनलिज्म यानी कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जो है वो क्या जो है वो रोल रहा। ठीक है, पहले तो अगर हम बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली, और उसकी लिगेसी क्या है, जैसे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, हमने कहा कि यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। तो ये सभी जो है वो में हमें जो है वो लिगेसी की फॉर्म में जो है वो मिलते हैं। देन उसके बाद हमने बात करी थी कि गांधी जी ने एक बार जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा कि आप किस तरह का भारत छोड़कर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा था, गांधी जी को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि डिसइंटीग्रेटेड इंडिया। गांधी जी को ये बात बुरी लगी और गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी सभी प्रिंसली स्टेट से कि वो क्या करे, भारत को ज्वाइन करे, यानी कि जो यूनियन है उसको ज्वाइन करे। और ऑलमोस्ट उस टाइम पे जो वो 565 के अराउंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इन्होंने किस तरह से भारत को ज्वाइन किया। तो इसमें आज़ादी से पहले भोपाल, त्रावणकोर और जोधपुर, ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो कि दिक्कत करते हैं आज़ादी से पहले। लेकिन जो सरदार पटेल थे और वीपी मेनन, इनके डिप्लोमेटिक जो वे थे, जिस तरह से इन्होंने जो वो डिप्लोमेसी खेली, उस तरह से फिर इन्होंने क्या किया, इनको भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवा लिया और भारत में ऐड कर दिया, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में ऐड कर दिया। देन उसके बाद आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो है वो एक इशू पड़ता है, और ये इशू जो है वो 370 के हटने के बाद सॉल्व हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2019 में दो यूनियन टेरिटरी बना दी। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू जो है वो भारत में ऐड किया गया था। और हैदराबाद एक चैलेंज रहता है जिसमें जो है वो पुलिस एक्शन हुआ था, और क्या नाम था यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था उसका, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, एक ये हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, हैदराबाद, और एक आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को कैसे किया था हमने, प्लेबिसाइड से हमने जनमत संग्रह करवाया था। उसके बाद फिर जो जिस तरह से लोगों ने वोट करी उसी तरह से ही जो है वो भारत में प्रॉपर ऐड कर दिया। तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया था। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें अगर, कि जब ये स्टेट्स को जो है वो एक तरह से हमने क्या कर दिया कि ऐड कर दिया। ठीक है, हमने ये कह दिया कि स्टेट्स जो है वो भारत में मर्ज हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये 565 जो है वो कहीं ना कहीं हमने बना दी। लेकिन उसके बाद जो चैलेंज आता है दैट इज रिगार्डिंग कि अब इनकी स्टेट्स कैसे बनाई जाए। प्रिंसली स्टेट्स को आपने जोड़ तो दिया, अब इनको किस तरह से भारत में ऐड किया जाए, ये हमारा टारगेट रहता है, नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज था। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेम्पररी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं स्टेट्स की। हम कहते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से जो है वो स्टेट्स होंगी।
इसमें हिमाचल प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? पार्ट सी स्टेट। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पार्ट सी स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहली बार अस्तित्व में 1948 में आ चुका था। देन उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पार्ट सी स्टेट बन गया। लेकिन इससे जो है वो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के फाइटर्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी जगह से ये डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बिहाफ पे जो है वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए तेलुगु और तमिल, अब दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो तेलुगु ने कहा कि मुझे तमिल से अलग होना है और जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन है उसके एक अलग से स्टेट बनाई जाए। तो ऐसी रीजनल डिमांड्स उठ रही थी कि अलग अलग स्टेट्स बननी चाहिए और वो लैंग्वेज के बिहाफ पे होने चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, कुछ लोग कह रहे थे लिंग्विस्टिक बिहाफ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एस के धार एक कमीशन बनता है 1948 में। ये कमीशन रेकमेंड करता है कि लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे स्टेट्स को डिवाइड करो। देन उसके बाद लेकिन डिमांड तो लैंग्वेज की आ रही थी। बहुत सारे जो लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बिहाफ पर ही जो है वो स्टेट्स को बनाया जाए। तो एस के धार की रिकमेंडेशन को एक बार और स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनती है, दैट इज जेवीपी कमेटी। कौन कौन थे इस कमेटी में मेंबर्स? जवाहरलाल नेहरू और पंडित नेहरू, यानी कि और आंसर करो अंकिता मैम। जो जेवीपी कमेटी थी इसमें कौन कौन मेंबर्स थे? हाँ, ठीक है, पत्ता भैया सिद्धरमैया तो वल्लभ भाई पटेल। और जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार का जो टाइटल है वो कौन से कहाँ से कब मिला है और किस लिए मिला है? कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, और मुझे एक लाइन में बताओ कि ये जो बारदोली सत्याग्रह है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है? एक सिग्निफिकेंस कोई। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन और ठीक है, ये तो सरदार पटेल के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, इसका एक सिग्निफिकेंस और रहता है। ठीक है, वो ये रहता है कि गांधी जी की दोबारा से एंट्री हो गई थी फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि ये गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी के बाद जेवीपी कमेटी भी यही कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर ही जो है वो स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऐसे नहीं। बट लेकिन हुआ क्या, 1953 में एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था पोटी सिरियलेमो। ये जो है वो अनशन पर बैठ जाते हैं, फॉस्ट टू डेथ, और इनकी ना डेथ हो जाती है। और फाइनली क्या होता है कि तेलुगु स्पीकिंग जो है वो पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो मद्रास से जो है वो तेलुगु अलग हो गया और आंध्र प्रदेश बन जाता है। तो पहली स्टेट जो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनी दैट इज आंध्र प्रदेश 1953। तो देन इसके बाद क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है। और कौन थे इसके चेयरपर्सन? फैजल अली। ठीक है, फिर ये रेकमेंड करते हैं, इनकी रिकमेंडेशन आती है, 2 साल बाद ये रिपोर्ट रखते हैं 1955 में। और ये कहते हैं कि ठीक है, स्टेट्स को लैंग्वेज के बिहाफ पे आप ऑर्गेनाइज कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नजर में रखना, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि माइनॉरिटीज का भी प्रॉपर जो है वो ध्यान हमें रखना है। तो इस तरह से जो है वो फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होती है। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का। और इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश क्या बन जाता है पार्ट सी स्टेट से? यूनियन टेरेटरी।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब क्या होता है देखो कि अब हम दूसरी फेज में चलते हैं। ये तो हमने बात करी रिगार्डिंग लाइक स्टेट्स किस तरह से बनी। 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 से लेकर 1949 तक भारत में कंस्टिट्यूंट असेंबली ने पूरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, यानी कि की सारी वर्किंग कंस्टिट्यूंट असेंबली कर रही थी। और 2 years 11 months 18 days तक जो है वो इन्होंने काम किया। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहता है दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने संविधान बनाया, ड्राफ्ट किया संविधान। और जो चेयरमैन थे उनका नाम था बी आर अम्बेडकर, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर। और टोटल जो है वो इसमें 7 मेंबर्स थे। ये 7 मेंबर्स के नाम याद करने जरूरी रहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देन जो ये कंस्टिट्यूट असेंबली थी, इन्होंने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। और इम्प्लीमेंटेशन अगर हम बात करें कि हमारे संविधान ने जब काम करना शुरू किया तो दैट इज 26 जनवरी 1950। और ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज की फॉर्म में ऑलरेडी हम इस दिन को पहले से मनाते आ रहे हैं 1930 से। दैट्स वाई हमने इस डे को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझा, और इस दिन जो है वो फिर भारत क्या बनता है, रिपब्लिक। 1947 में भारत आजाद हुआ था, और 1950 में भारत बन गया रिपब्लिक। तो याद रखना 1947 में भारत क्या था, इंडिपेंडेंट सिर्फ, ठीक है, और सॉवरन। लेकिन 1950 में भारत क्या बन गया, 26 जनवरी 1950 को, इंडिपेंडेंट, सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी था, सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। दैट मींस जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, जो हमारे प्रैम्बल में वर्ड ऐड किए गए, ये बाद में ऐड किए गए, पहले नहीं थे। पहले जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन थे जिनसे ये पता चल जाता था कि भारत एक सोशलिस्ट नेशन है या भारत एक सेकुलर नेशन है। तो 24 जनवरी, आप देखो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कंस्टिट्यूट असेंबली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के। देन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, इनको पता था कि हमें क्या है कि इलेक्शंस करवाने हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को प्रमोट करना है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, 25 जनवरी 1950 को अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर क्या करते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं एमपीज के 1951 से 1952 के बीच में, यानी कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में इलेक्शंस होते हैं। और ये कहा जाता है कि इसमें तकरीबन अराउंड 17 करोड़ जो है वो लोगों ने, 17,000 करोड़ लोगों ने वोट किया था। और ऑलमोस्ट जिसमें से 45% जो है वो वुमेन थी। तो 17 करोड़ लोगों ने वोट किया था, और जो वुमेन है उसमें से वुमेन का जो शेयर था दैट इज 45%। तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद इलेक्शन के बाद पहली जो है वो सरकार बनी, तो वो नेहरू गवर्नमेंट बनती है 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और यहां से फिर 5 ईयर प्लान सिस्टम भी शुरू होता है। तो जो पहली सरकार बनती है वो क्या करती है, 5 ईयर प्लान को जो है वो अडॉप्ट करती है। लेकिन अभी ये जो लाइक जैसे अभी हमने कहा कि सरकार बन गई, लेकिन सरकार बन गई उससे पहले जैसे होता है ना कि हम तैयारी करेंगे, ठीक है, हमने कल से तैयारी करनी शुरू करती है, लेकिन हमारे माइंड में प्लानिंग आज से शुरू हो जाती है कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो वैसे ही सरकार को पता था कि 1951 से 56 हमने काम करना है, तो उससे पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई थी कि कैसे काम करेंगे। तो फाइनल जो डिसीजन आता है ना 1950 में, वो ये आता है कि हम एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। वो पूरा पूरा जो है वो प्रॉपर स्टडी करेगा कि किस तरह से जो है 5 साल सरकार काम करेगी। तो 1950 में जो है वो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर। और 2015 में इसको जो है वो नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। अब देखो, जब हमने ये कहा कि प्लानिंग करनी है, मतलब प्लानिंग हम पहले करने लग जाते हैं जब से हमने शुरू करना होता है। मान लीजिए कल से शुरू करना है तो हम आज से प्लानिंग कर देंगे कि हम कैसे ग्रो करेंगे। तो कुछ प्लान्स आते हैं, और ये प्लान ना पेपर में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो प्लानिंग सिस्टम है ना, ये हम यूएसएसआर से लेकर आए थे। क्योंकि देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट, दो तरह की जो है वो मेन इकोनॉमीज पहले चल रही थी। लेकिन 1930 में क्या हुआ, जब ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो यूएसए क्रैश हो जाता है, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो क्रैश हो जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या थे, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे
वो एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढने लगता है कि कैपिटलिस्ट की जगह कुछ और क्या हो सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि कुछ सोशलिज्म है, कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो ये जो प्लानिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सबसे पहले 1929 में शुरू किया था जोसेफ स्टालिन ने। यूएसएसआर के जो वो रिप्रेजेंटेटिव थे ये, इन्होंने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया था यूएसएसआर में। यूएसएसआर यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला रशिया। देन उसके बाद भारत में कब से सिस्टम शुरू होता है, तो देखो सबसे पहले तो याद रखना है कि एम एन रॉय ने जो है वो कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि अपना संविधान होना चाहिए, अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, जब हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 का, तो वहां पर भी एक नेशनल जो है वो कमेटी बनाई गई थी रिगार्डिंग द इकोनॉमी। तो उसको जो चेयर किया था वो पंडित नेहरू जी ने किया था। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पर ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से जो है वो आज़ादी के बाद हम देश को चलाएंगे। तो बॉम्बे प्लान एक प्रिपेयर किया 1944 में इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और इन्होंने कहा कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करो। इन्होंने कहा कि जमींदारी सिस्टम जो है वो एक क्राइसिस की तरह जो है, और वो चैलेंजिंग है, ठीक है, हमारे लिए नो डाउट जमींदार भी जो है भारत का पार्ट है, लेकिन इस सिस्टम को अबॉलिश करना जरूरी है, और जो पीजेंट है उसको ऑनर बनाना बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा। प्लस साथ में इन्होंने कहा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे चैलेंजेस है, लाइक गरीबी हमारा चैलेंज है, एजुकेशन हमारा चैलेंज है, अभी मासिस के लिए एजुकेशन नहीं है, इंडस्ट्री लाइक हमारे पास अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एक सोल्यूशन रहेगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओगे इन सभी को एड्रेस किया जा सकता है। और ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि ये प्रिपेयर ही इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने किया था। देन उसके बाद आता है गांधीयन प्लान। ये जो गांधीयन प्लान है इसको प्रिपेयर किया था आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब गांधी जी ने नहीं किया, बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। कैसे, इन्होंने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, फॉर एग्जांपल खादी एंड विलेज बोर्ड। मतलब इन्होंने विलेज जो है वो एम्पावरमेंट की बात करी। इन्होंने क्या किया है कि विलेज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, विलेज इकोनॉमी को जो है वो हमें और ज्यादा जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पीपल्स प्लान। ये जो पीपल्स प्लान है इसको लेकर आए थे एम एन रॉय। तो याद रखना पीपल्स प्लान किसका है, एम एन रॉय का। और गांधीयन प्लान किसका है, आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो ये नाम याद रखना, आते हैं पेपर में। देन उसके बाद पीपल्स प्लान में क्या हुआ, एम एन रॉय ने कहा कि भाई देखो सबसे पहली बात तो ऐसी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग डिपेंड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हिमाचल में ही बात करें तो 1950-51 में 70% जो है वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 14% शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। उस टाइम पे कितना था, ऑलमोस्ट 70%। तो 1950-51 में हमारा जो शेयर था हिमाचल का, तो देखो आप हिमाचल का पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, कि 1950-51 में हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर का शेयर था स्टेट जीडीपी में, वो 70% था, और आज कितना है, 14%। एक तो इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सेकंड इन्होंने कहा कि ना ठीक है इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर जरूर, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही करनी है, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों की ही हमें जो है वो जरूरत है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज सर्वोदय प्लान। और ये जो सर्वोदय प्लान है इसको प्रिपेयर किया था जेपी नारायण ने। और इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, सेकंड उसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ भी फोकस करना चाहिए। अब नेहरू जी कंफ्यूज हो गए कि अब मैं किसकी बात सुनूं। मैं इंडस्ट्रीज को भी मना नहीं कर सकता, मैं पीपल्स प्लान को भी नहीं कर सकता, मैं गांधीयन प्लान को भी मना नहीं कर सकता, और सर्वोदय को भी नहीं, मतलब मुझे सबकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो नेहरू जी लेकर आते हैं प्लानिंग कमीशन। वो कहते हैं कि भाई सबकी बात मान ली, ये जो प्लानिंग कमीशन रहेगा ये हर सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा, ये इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस करेगा, ये विलेजेस के भी ऊपर फोकस करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फोकस करेगा, ये पॉवर्टी को भी एड्रेस करेगा। तो फाइनली क्या होता है कि नेहरू प्लान, नेहरू गवर्नमेंट जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है 1951 से लेकर 1956, इसमें फोकस करती है पावर सेक्टर यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, एनर्जी के ऊपर फोकस करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करती है, इरिगेशन के ऊपर फोकस करती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और रूरल डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट जो ये प्लान है, जो मतलब ये जो फर्स्ट फेज रहती है 1951 से लेकर 56 की, इसको हर रोड डोमर मॉडल कहा जाता है।
HDM, याद रखना जो HDM है इसमें पावर सेक्टर के ऊपर फोकस किया, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन इन दोनों के लिए बहुत जरूरी था पानी, यानी कि अच्छी जो है वो नदियां होनी चाहिए, नदियों में पानी रहना चाहिए 12 महीने। तो फिर यहाँ पर बनाया गया भाखड़ा नंगल डैम, जो कि पावर यानी कि एक तरह से एनर्जी भी बनेगी, बिजली भी बनेगी, और इरिगेशन के लिए कनाल बनाई गई इंदिरा गांधी कनाल। तो फोकस किसकी तरफ था, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस साथ में क्या हो रहा है कि एनर्जी भी। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्लान था 1951 से लेकर 56 का, इसमें ऑलमोस्ट ना हमने एक टारगेट रखा था कि भारत को ग्रो करना है 2.1% से। इतने टारगेट था कि इतनी जीडीपी तो लेकर ही जानी है, लेकिन जो हम अचीव करते हैं दैट इज 3.6%। तो ये हमारी नोटेबल अचीवमेंट थी कि हमने टारगेट तो रखा था 2.1 का, लेकिन हम पहुंच गए 3.6। तो इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। देन साथ के साथ में भाखड़ा नंगल डैम के बारे में बात करते हैं। ये दो डैम है, एक भाखड़ा डैम है, दूसरा नंगल डैम है। पहले भाखड़ा डैम बना है, फिर उसका जो है वो नंगल डैम जो कि पंजाब में आता है। ये सतलुज नदी के ऊपर बने हैं दोनों। ये कंक्रीट जो है वो ग्रेविटी डैम है। ये सेकंड टॉलेस्ट डैम है, जिसकी हाइट अगर हम बात करें तो 225.55 मीटर है। फर्स्ट जो है वो तहरी है, जिसकी हाइट है 261 मीटर। ये जो रिजर्वायर है, मतलब पूरा का पूरा भाखड़ा नंगल डैम जिस तरह से पानी को रोका गया, उसको गोविंद सागर लेक कहा जाता है, आर्टिफिशियल लेक है। और नंगल डैम जो है वो डाउनस्ट्रीम डैम बाद में बनाया गया था, सिमिलर इसी नदी के ऊपर। फिर उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। पहला जो है वो इंदिरा सागर डैम है जो मध्य प्रदेश में है। सेकंड नागार्जुना सागर डैम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट, थर्ड कौन सा हो गया, भाखड़ा नंगल। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्क्राइब किया है भाखड़ा डैम को न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने जो है वो डिफाइन किया था। प्लस आपको आपके आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो चीफ इंजीनियर था ना इस डैम को बनाने का, वो कौन था, उसका नाम आप बता सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है पेपर में। देन उसके बाद ये तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो टारगेट है वो 1, हमने टारगेट किया था 2.1 का, लेकिन हमने ग्रो कर दिया 3.6%। तो ऑलमोस्ट हमारे लिए एक नोटेबल अचीवमेंट थी। देन उसके बाद 1956 से लेकर 1961 सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसको कहा जाता है पीसी मेहलनोबिस प्लान। इस प्लान में फोकस किया गया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। इनको लगा कि भाई अब हम ट्रैक पर आ गए और हमारी जीडीपी जो है वो मस्त ग्रो कर रही है, हमने अचीवमेंट ली, हमने 1 पॉइंट से ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ग्रो किया है। तो यहाँ पर ना प्लानिंग करते हैं कि एग्रीकल्चर ठीक है, हम एग्रीकल्चर का शेयर और बढ़ा, एग्रीकल्चर सही चल रहा है, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है एग्रीकल्चर में, टेंशन, इन्होंने कहा इंडस्ट्री पे फोकस करो। तो ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसमें फोकस किया गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। और वो भी कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल। अब देखो कैसे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस किया, तो हमें ये पता चला कि कौन से सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें ये रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर को और बढ़ाने के लिए हमारे पास बड़े ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें होनी चाहिए, हमारे पास कैपिटल गुड्स ही नहीं है उतने। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में कैपिटल गुड्स का जो चैलेंज था उसको एड्रेस करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट कर रहे थे हम उसके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, ताकि डोमेस्टिक जो है वो इंडस्ट्रीज को बचाया जाए। ऑलमोस्ट रिजल्ट क्या रहता है इसका, फिर हमने टारगेट किया था कि हमें 4.5% ग्रो करना है, लेकिन हमने कितना अचीव किया, 4.27%, स्लाइटली 4.5 से कम। अब सब परेशान हो गए, कम। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि अगर 4.5 रख रहे हैं तो हम 5% से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम तो 4.5 को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो फिर सबने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें फिर ये डिसाइड किया गया था एट द एंड कि हमने ज़्यादा फोकस कर दिया इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ज़्यादा। देन उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से लेकर 66 के बीच में।
तो ये रियलाइज हो गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें एग्रीकल्चर पर भी जो फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1961 से लेकर 66 के बीच में वीट प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। प्लस साथ में यहाँ पर याद रखना है कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, शास्त्री ईरा आता है, और यहाँ पर जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन भी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि भाई हमारे पास जो है वो क्रॉप नहीं बची थी, हमारे पास जो फूड जो शॉर्टेज होने लग गई थी। तो फिर यहाँ पर जो स्लोगन आता है ना, दैट इज जय जवान जय किसान का। एक तरफ से तो इंडो सिनो वॉर थी, इंडो पाक वॉर, दो लड़ाइयां, और ऊपर से हमारे पास जो है वो ड्रफ था, हमारी जो है वो फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि ये जो 5 ईयर प्लान रहता है ये एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करता है, और इस थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है वो बेस बन गया था। और किसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? और वैसे किसको कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर? तो ये अब आपको बताना है, ठीक है, इसको पढ़ के आना, मैम आपसे आंसर चाहिए ये। देन उसके बाद क्या होता है देखो, इसमें ना जो ये 5 ईयर प्लान है थर्ड, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, और पंचायत के इलेक्शन से कोशिश की गई कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाया जाएगा। कौन सी डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे इलेक्शन के थ्रू? मुझे नाम बताओ, कौन सी डेमोक्रेसी प्रमोट होगी? डेमोक्रेटिक, अगर हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जो है वो बिल्कुल रूट लेवल पर करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी प्रमोट होगी? वो तो ग्राम सभा हो गई, कोई और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, और कोई एग्जांपल? हमने कहा कि इलेक्शन होंगे पंचायत के भी। हमने कहा कि एमएलए के इलेक्शन होते हैं, जब एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, तो कौन सी जो है वो गवर्नमेंट या कौन सी डेमोक्रेसी प्रमोट होती है? ये जो एमएलए एमपी है ये हमारे क्या है? हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रमोट होती है ग्रास रूट लेवल पर भी। क्योंकि अगर हम बात करें प्रधान की, तो वो भी हमारा एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ही हुआ, क्योंकि वो प्रधान वो ग्राम सभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग भी वहां पर है, लेकिन वो भी वहां है, मतलब वो क्या करेगा वहां पे, उसका काम जो होगा वो ऑलमोस्ट हमने उसको इलेक्ट किया तो वो हमारा प्रधान है, वो प्रॉपर हमारी बात को आगे रखेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर भी जा सकते हैं। तो अब देखो हमने फोकस किया एग्रीकल्चर की तरफ, ठीक है, हमने कहा कि ठीक है हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही मिले। हमने टारगेट रखा था 5.6% ग्रो करने का, लेकिन हमने कितना अचीव किया? 2.4%। एक अच्छा रिजल्ट नहीं था, हम आधे तक भी नहीं पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने लड़ी दो लड़ाइयां, 1964 1962 की इंडो सिनो वॉर, चाइना के साथ हमारा युद्ध, और 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध, और प्लस साथ में कोविड 19 के टाइम पे एग्रीकल्चर सरप्लस में रहा है, क्योंकि भाई मॉनसून बहुत अच्छा हुआ 1962 में, और 1965 में मॉनसून अच्छा नहीं हुआ था, तो क्रॉप फेलियर था यहाँ पे। तब यहाँ पर वो स्लोगन आया था जय जवान जय किसान वाला, कि अब अगर भारत को कोई बचा सकता है तो वो जवान है, और उसके बाद किसान। अब एक और पॉइंट यहाँ से समझना कि जीडीपी कितनी हो गई? 2.4%। एक्सपेक्टेड है ना, जीडीपी ही है एक तरह से ये, मतलब जो 5 ईयर प्लान था उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर 3 हॉलीडे प्लान आते हैं, 1967 से लेकर 1969 तक एक एक साल के 3 प्लान बनाए जाते हैं, बट लेकिन उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते, उनके रिजल्ट भी हमें जो प्रॉपर अच्छे नहीं मिलते। दैट्स वाई वी अगेन शिफ्टेड टुवर्ड्स द 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974। और दिस टाइम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं गरीबी हटाओ,
जब इंदिरा गांधी जी सरकार बनाती हैं। देन देखो हम बात करते हैं नेहरू इरा की। मतलब 1951 से लेकर 1964 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, आधे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर आधे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। कहां से लेकर आए थे हमें प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट? यूएसएसआर से, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यूएसएसआर कौन से ईयर में टूटा था? 1991। क्यों टूटा था? कौन सी वॉर थी वो, क्या नाम था उसका? कोल्ड वॉर। ऐसी तो गलती करते हो मैम। देन वॉर ही थी ये भी एक तरह से। देन उसके बाद यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में बना था। बता सकते हैं कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? राधा कृष्णन। देन उसके बाद भारत रत्न बनाया गया था 1954 में। पहली बार 3 लोगों को मिला था, कौन थे वो 3 लोग? भारत रत्न सी राजा गोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1954 में आए थे, ठीक है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड कब कंस्टिट्यूट किए गए थे? मार्च 12 1954। देन उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि फैजल अली, जस्टिस फैजल अली जो है उसके चेयरपर्सन थे। इनके इनके मतलब इन अपॉइंट किया था सरकार ने। इन्होंने रिपोर्ट रखी थी 1955 में। और फाइनली क्या होता है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके बाद जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो कमीशन था इसमें 3 लोग थे। फैजल अली जो इसके चेयरपर्सन थे, एच एन कुंजरू जो है वो इसमें मेंबर थे, और के एम पनीकर ये भी जो है वो इसमें एक मेंबर थे। तो ये भी आपको याद रखना। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिगार्डिंग नॉन अलाइन मूवमेंट। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि 1930s में एक ना कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम किसकी साइड है। क्या हम कैपिटलिस्ट की तरफ है, या हम सोशलिस्ट की तरफ है, या हम न्यूट्रल है। क्योंकि 1930 में हमें ये तो पता चल गया था, जब अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हुई, तो हमें ये तो समझ आ गया था कि कैपिटलिस्ट हमारे लिए नहीं बने हैं। क्योंकि ये तो क्रैश हो सकते हैं, ये मार्केट सिस्टम है और मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, तो नुकसान देश को होगा। सोशलिस्ट यानी कि यूएसएसआर, हमने यूएसएसआर का डोमिनेशन भी देखा था। तो उससे तो पब्लिक ही सेक्टर रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होगी ही नहीं। तो इसमें ना पंडित नेहरू भी गए थे। और उस टाइम उनका ये मानना था, उनको बस ये आइडिया था कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, तो अकेला यूएसए राइज हुआ, एक बड़ी पावर जो बना, दैट इज यूएसए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तो यूएसए तो था ही बड़ा, लेकिन यूएसएसआर भी राइज कर गया, यानी कि रशिया। अब इन दोनों के बीच में जो है वो ब्लॉक बनने शुरू हो गए। मतलब कैसे? ये लोग अपनी अपनी पार्टियां इकट्ठी करने लग गए कि मैं कितने लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। मतलब एक यूएसएसआर का ब्लॉक बन गया, एक यूएसए का ब्लॉक बन गया। अब कुछ नेशंस ऐसे थे जो अभी आज़ाद ही हुए थे, वो कॉलोनिज्म से इफेक्टेड थे और आज़ाद थे, लाइक भारत, इंडोनेशिया, ठीक है, इजिप्ट। तो ये कंफ्यूज थे कि हम जाए कहाँ। अब ये नहीं चाहते थे कि ना, तो हम ये कहते थे कि भाई हम यूएसए को भी नहीं ज्वाइन करेंगे और यूएसएसआर को भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको पता था ये जो यूएसएसआर और यूएसए है, इनका तो कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ रहेगा नहीं। अपने पास जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम रहेंगे न्यूट्रल। इन्होंने कहा कि ना तो हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे और ना तो यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, हम प्रमोट करेंगे अपने इंटरेस्ट।
या फिर जो हम ग्रुप बनाएंगे हम उसमें म्यूचुअली एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर क्या होता है कि नाम बनता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, बेलग्रेड में एक कॉन्फ्रेंस होती है 1961 में फाइनली, जहां से डिसाइड किया जाता है कि नाम को बनाया जाएगा। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स आते हैं, भारत, इंडोनेशिया और इजिप्ट, तीन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। रेस्ट है तो और भी है, लेकिन ये तीन के नाम आप याद कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 120 सिग्नेटरीज है इसमें, और आई थिंक शायद 104 या 5 के अराउंड इसमें मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन बना है ये हम करंट में काफी बार कवर कर चुके हैं, लेकिन तो ये आपको साथ के साथ में याद भी रखना है कि लेटेस्ट मेंबर कौन बना है। अब देखो क्या होता है, 1961 में नाम बना, ठीक है, और 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। सोचो क्या कारण रहे होंगे कि चाइना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया इमिडिएटली, लाइक हम तो एक शांति प्रिय देश। तो पहला क्या रहता है कारण, तिब्बत को एनेक्स कर लिया चाइना ने। देखो, एक छोटा सा अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं, इस तरह से मैप बनाते हैं। ये है चाइना, ये रहा तिब्बत। अपना तो कोई लेना देना ही नहीं था चाइना के साथ, लेकिन चाइना ने क्या किया, तिब्बत को एनेक्स करके हमारे बॉर्डर रीजन पे पहुंच गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया कि कौन सी बाउंड्री लाइन होगी कौन सी नहीं। तो एक जॉनसन बाउंड्री लाइन थी पहले तो एक, ठीक है, उसके बाद मैकमोहन लाइन लगाई गई 1914 में। तो चाइना मानता है कि मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड्री है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, जॉनसन। फिर हमारा अक्साई चीन को लेकर जो है वो डिस्प्यूट रहता है, ठीक है, और बॉर्डर रीजन को लेकर काफ़ी जो चैलेंज रहता है। तो होता क्या है कि जब चाइना जो है वो ऑलमोस्ट तिब्बत को अनेक्स करता है, और तिब्बत का जो पार्ट ऑलमोस्ट तिब्बत को लगता है कि ये रीजन भी चाइना का ही है, तो वो क्या करता है कि 1962 में दो फ्रंट पे, एक नॉर्थ फ्रंट ये वाला और एक ईस्ट फ्रंट ये वाला, इसके ऊपर जो है वो अटैक करता है। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि अराउंड 18 to 20 किलोमीटर अंदर घुस गए थे यहाँ पे। बट लेकिन चाइना उसके बाद खुद ही वापस चला गया था, ड्यू टू स्नोफॉल या कोई और रीजन था, चाइना वापस चला गया। और फिर इस तरह से हमारे पास अरुणाचल प्रदेश वैसे ही वापस आ गया जैसा पहले था। तो ये एक वॉर रहती है, ठीक है, डिटेल में भी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। अब देखो, एक तो कारण ये समझो कि 1961 में हमने नाम को ज्वाइन किया, ठीक है, न्यूट्रल रहेंगे, और भाई एक पर्सन थर्ड पार्टी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, चाइना ने। तो यूएसए ने कहा कि अगर आपने हमें ज्वाइन किया होता तो चाइना अटैक नहीं करता। यूएसएसआर ने बोला कि आपने हमें ज्वाइन किया होता तो अटैक नहीं करता। लेकिन स्टिल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम फिर भी न्यूट्रल है, क्योंकि हम चाइना को झेल लेंगे लेकिन हम अपने असूलों को नहीं तोड़ेंगे। अब हुआ क्या ऐसा कि क्यों अटैक किया, देखो, इंडोनेशिया वॉर। आजाद हो गया था, लेकिन डच ना दोबारा से प्लान कर रहा था कि दोबारा से जो है वो इंडोनेशिया पे कब्जा कर लेते हैं। भारत कंडेम करता है इसको कि नहीं, ये गलत है। और जो यहाँ की जो इंडोनेशिया की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करता है। इंडिया स्टैंड ले रहा है इंडोनेशिया के लिए, मतलब इंडिया राइज कर रहा है। पहला पॉइंट, कंसेप्ट समझना, इंडिया राइज कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, दो भाइयों में लड़ाई होनी शुरू होती है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये पूरा का पूरा कोरियन पेनिसुला है, जो कि जापान के अंडर होता था वर्ल्ड वॉर टू से पहले। लेकिन जापान हार गया, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, एक तरह से बन गए। अब हुआ क्या कि इन दोनों भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी, और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री आती है वो है 38 पैरेलल। अब कहानी क्या रहती है कि नॉर्थ कोरिया क्या करता है, अटैक कर देता है। ये समझना, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझना बस, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा सारा। नॉर्थ कोरिया क्या करता है, नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है साउथ कोरिया के ऊपर। ये 38 पैरेलल जो है वो उसको क्रॉस करके साउथ कोरिया पे अटैक करता है। यूएस क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
यूएन में रेजोल्यूशन लेकर आता है कि भाई नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? साउथ कोरिया को सपोर्ट करना चाहिए। अब इंडिया, इंडिया क्या कहता है? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जो नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन है वो सही नहीं है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यूएसए और बाकी अदर मेंबर सपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया को, आर्मी उर्मी भेजते हैं, और साउथ कोरिया पलटवार कर देता है नॉर्थ कोरिया पे अटैक। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे अटैक, इतना कि अग्रेशन करते करते यहां पर येलो रिवर थी, वाई ए येलो, इस रिवर तक पहुंच जाते हैं और ऑलमोस्ट चाइना तक पहुंच जाते हैं। जो चाइना की टेरिटरी थी उस तक पहुंच जाते हैं। अब चाइना एक्टिव हो गया। चाइना ने कहा भाई मेरी टेरिटरी में पहुंच गए, ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है अगेन दोबारा से। अभी तो लड़ाई लड़के हटे, अभी दोबारा से लड़ाई शुरू। चाइना क्या करता है, जो ये आर्मी थी साउथ कोरिया की, इसको फोर्सफुली मतलब एग्रेशन के थ्रू भेज देता है वापस 38 पैरेलल के साउथ में। यूएसए अगेन रेजोल्यूशन लेकर आता है, वो कहता है चाइना ने गलत किया, चाइना का जो एग्रेशन है वो गलत है। इंडिया इसके अगेंस्ट चला गया। इंडिया ने बोला यूएसए को आपने भी तो एग्रेशन किया, चाइना ने तो सेल्फ डिफेंस किया। और साथ में इंडिया कहता है भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इंटरनल मैटर है, उनको लड़ने दो, साइड हो जाओ, कि ये उनका इंटरनल मैटर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यूएस यूएस को सेटबैक लग गया, इंडिया ने सपोर्ट ही नहीं किया, इंडिया राइज कर गया। मतलब इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया अपने स्टैंड ले रहा है खुद। इसमें नेहरू जी ने कहा था कि वो आज़ादी का फायदा ही क्या जब हम अपने डिसीजन खुद ना ले सके। जब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहेगी तो फिर आज़ादी का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो हमें खुद के लिए स्टैंड लेना है, तभी हमारा जो है वो आज़ादी का कोई फायदा रहेगा। तो ये सभी स्टैंड लेते हैं, लेकिन इनसे जो है वो चाइना बड़ा इफेक्टिव होता है। चाइना कहता है कि भाई अगर वेस्ट के साथ बातचीत करनी है तो इंडिया करेगा। इंडिया एज अ मेडिएटर ईस्ट और वेस्ट के बीच में काम कर रहा था शांति बनाने के लिए। कहीं पे लड़ाई हो रही है, इंडिया एज अ मेडिएटर जाता है, सॉल्व करके आ जाता है। तो इंडिया राइज करना शुरू कर गया था उस टाइम से, और हमारे पास रिजल्ट भी रहता है। क्यों? क्योंकि हमने तो 2.1 कहा था भाई, हम तो 2.6% ग्रो करे। हमने टारगेट किया था 4.5 का, हम 4.27 तक गए, ऑलमोस्ट हम अचीव कर रहे थे। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जब लेकर आए 1966 में, तो विद इन 10 ईयर्स हमारा शेयर जो है वो ग्लोबल जो फूड बास्केट है उसमें इंक्रीज हो गया था। तो जब भी, अब क्या होता है यहाँ पे हम राइज करने शुरू करें तो हमारे जो पड़ोसी थे उनको थोड़ा बहुत जो है वो फिर मुश्किल होनी थी। तो चाइना इस मुश्किल में क्या करता है, जब चाइना को लगता है कि नहीं भाई ये तो एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है कि चाइना 1962 में अटैक करता है, लेकिन वो वापस भी चला जाता है। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान अटैक करता है। ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई है। और फाइनली फिर उसके बाद थर्ड भी हुई है यहाँ पे 1971 की, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है। लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे इंदिरा गांधी इरा में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का इरा हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ एक छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ इसका आंसर करना है, और कॉमन क्वेश्चन। जमींदारी सिस्टम, ठीक है, बहुत पुराना सिस्टम है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से, मुगल्स के टाइम से भारत में चल रहा है। 1951 में भारत सरकार ने इसको अबॉलिश क्यों किया? सबसे पहले तो ये बताओ कि अबॉलिशमेंट कैसे हुई, क्योंकि जमींदारी सिस्टम राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आ रहा है। जमींदार के, बेशक जमींदार भारतीय नागरिक है और उसके पास भी तो राइट टू प्रॉपर्टी है, फार्मर के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है। तो 1951 में जमींदारी सिस्टम को क्यों अबॉलिश किया गया और कैसे अबॉलिश किया, क्या जो है वो इसकी कहानी है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ और छुट्टी। बताओ।
अंकिता मैम। क्यों? कोई और कारण? देखो, जमींदारी सिस्टम को जो अबॉलिश किया गया वो किया गया रिफॉर्म्स के अंडर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो जमीन थी ना, वो बड़े बड़े जमींदार के पास थी। और उस टाइम पे ये जरूरी था कि जो सरकार का, हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो एक तरह से सोशलिस्ट भी थी ना। मतलब सरकार सबके लिए बेहतर सोचेगी। तो सरकार का काम था कि वेलफेयर प्रमोट करना। और फार्मर्स का वेलफेयर तभी प्रमोट हो सकता था जब वो जमीन के मालिक बनते, उनके पास जमीन आती, उसके ऊपर वो क्रॉप एग्रीकल्चर जो है वो चलाते। क्योंकि हमने ये भी तो टारगेट रखा था ना कि हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी है। तो फार्मर ने कहा कि सर जमीन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या एग्रीकल्चर करूंगा। तो दैट्स वाई अबॉलिश जमींदारी सिस्टम बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और ये राइट टू प्रॉपर्टी था, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी था इसलिए क्या किया गया, नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया, ताकि जमींदारी अबॉलिशमेंट का जो कानून है वो इसमें ऐड किया जाए। और वो जुडिशियल रिव्यू का जो है वो पार्ट ना बने। उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर नाइन्थ शेड्यूल में जो है वो उसको ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?